साथ ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम रीजनरेशन के बारे में बातें करेंगे। तो रीजनरेशन किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है, रीजनरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रीजनरेशन की मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, और फिर रीजनरेशन इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में किस तरह की पाई जाती है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनरेशन होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये, री और जनरेशन। और जनरेशन का मतलब तो डेवलपमेंट ही होता है। डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक सिंगल सेल डिफरेंशिएट होकर एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है, तो उसी को जनरेशन बोलते हैं। लेकिन जब जनरेशन होने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म में कोई डैमेज आता है तो उसको रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको रीजनरेशन बोला जाता है। यानी जो जनरेशन हो चुकी है किसी एनिमल की या किसी प्लांट की और डैमेज होने के बाद दोबारा से उसमें जनरेशन हो रही है, उसको रीजनरेशन बोला जाता है। यानी डेवलपमेंट होने के बाद दोबारा से डेवलपमेंट होना रीजनरेशन कहलाया जाता है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रीजनरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द डैमेज एंड लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी आर रीस्टेब्लिश्ड। तो जो लॉस्ट पार्ट हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनको दोबारा से स्टेब्लिश करना रीजनरेशन कहलाया जाता है। या हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस और रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज रीजनरेशन। या इसको और वेल डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रीजनरेशन इज द रिस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट और इंजर्ड ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एक जो एनिमल है या प्लांट है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है? सेल से। सेल से टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं और ऑर्गन से पूरी बॉडी बन जाती है। तो या तो ऑर्गन में डैमेज हो जाए उसको रिपेयर कर सकते हैं, या टिश्यू में डैमेज हो जाए उसको रिपेयर कर सकते हैं, या सेल में डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को रीजनरेशन बोला जाता है। और ये जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ चलती ही रहती है, डेली बेसिस पे भी चलती रहती है। जैसे कि कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, कॉन्टीन्यूसली जनरेट होते रहते हैं न्यू ब्लड सेल्स। अब ह्यूमन में जैसे कि रेड ब्लड सेल का काउंट नॉर्मल रहता है, जबकि ह्यूमन में जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 डेज की होती है। फिर भी नॉर्मल काउंट रहता है क्योंकि डेली बनते रहते हैं, डेली डेथ होती रहती है उनकी, डैमेज होते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं। तो इसी को बोला जाता है रीजनरेशन। डेली बेसिस पे चलते हैं इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन बोला जाता है। ऐसे ही एपिडर्मल सेल हैं बॉडी के, स्किन के, डेली डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल हैं, वो भी डेली बनते रहते हैं और रिपेयर होते रहते हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग कभी भी हॉट कॉफ़ी पी लेते हैं या टी पी लेते हैं तो हमारी जो इंटरनल लाइनिंग है माउथ की वो जल जाती है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट पता नहीं चलता है किस तरीके का टेस्ट है। लेकिन कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद, 5 या 1 हफ्ते बाद हम देखें तो टेस्ट फिर से वैसा ही पता लगने लगता है जैसे पहले था। तो ये डैमेज और रिपेयर अपने आप चलता रहता है, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन बोला जाता है इसको। आगे बात करते हैं हम रीजनरेशन की, कि रीजनरेशन होता कब है। तो ये डेवलपमेंटल फिनोमेना है और ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, और उनमें होता है जो एनिमल पहले से ही जनरेट हो चुके हैं। यानी कि ये प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। तो इसे पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही ये फिनोमेना होता है। और ये होता किस में है? ये होता है ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म में। जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही जनरेट हो चुके हैं उनमें अगर डैमेज आता है तब ये रीजनरेशन की फॉर्मेशन बोली जाती है। एबिलिटी की बात करें तो रीजनरेशन की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होती है। उनके सेल में डिफरेंशिएशन होता है, उनके टिश्यू में भी डिफरेंट होती है, ऑर्गन में भी डिफरेंट होती है। तो जैसे कि बात करें हाइड्रा और प्लेनेरिया की, हाइड्रा और प्लेनेरिया में टोटल रीजनरेशन पाया जाता है। यानी इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये अपने एक छोटे से फ्रैगमेंट से ही अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बना सकते हैं दोबारा से। आगे सैलेमेंडर और फिश की बात करें तो इनमें थोड़ी सी कम होती है रीजनरेशन की पावर। ये अपने कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही रीजनरेट कर सकते हैं। और मैमल्स की बात करें तो इनमें तो लिमिटेड होती है, इनमें इतनी पावर नहीं होती है कि ये किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रीजनरेट कर सके, जबकि ये कुछ सेल या टिश्यू में जो डैमेज आता है उसको दोबारा से ग्रोथ कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे
हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में एक स्मॉल फ्रेगमेंट से ही एंटायर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लेनेरिया भी इसी कैटेगरी के हैं, उनमें भी कंप्लीट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ जो होता है बॉडी का वो रीजनरेट हो जाता है। अगर इसके एंटीरियर एंड से कट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, और पोस्टीरियर से कट कर दिया जाए तो ये भी बन जाएगा। तो इतनी पावर होती है रीजनरेशन की, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं एक फ्रेगमेंट से। लेकिन उससे आगे अगर हम जाएं एम्फीबियन और फिश की बात करें तो एम्फीबियन और फिश में केवल कंप्लीट लिम्स की फॉर्मेशन हो सकती है, टेल की फॉर्मेशन हो सकती है, फिन, लेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और अदर ऑर्गन की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। और आगे अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जैसे एंटलर की बात करें तो एंटलर यानी बारहसिंगा जो होते हैं जैसे ये, इनके जो सींग होते हैं इनमें रिजनरेशन की पावर होती है केवल, बाकी बॉडी के ऑर्गन में पावर नहीं होती है। ये डैमेज हो जाते हैं तो दोबारा से रिपेयर होकर नए बन जाते हैं। रैट की और ह्यूमन की बात करें तो इनमें कुछ ऑर्गन ही डेवलप हो सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो रीजनरेशन की पावर है, एनिमल्स की बात की जाए अगर, लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स की, तो ये जो लोअर एनिमल्स हैं इनमें रीजनरेशन की पावर जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स में जाएंगे तो रीजनरेशन की पावर जो है वो कम होती जाती है। तो ये बेस्ट पॉइंट है कि जो रीजनरेशन की पावर है वो एनिमल का जैसे जैसे एनिमल हायर होते जाएंगे रीजनरेशन पावर लो होती जाएगी। जितने छोटे एनिमल होंगे उनमें रीजनरेशन पावर ज़्यादा होगी। छोटे का मतलब जो लोअर फाइलम के होते हैं उनमें रीजनरेशन पावर ज़्यादा होती है, और जो हायर फाइलम के होते हैं उनमें रीजनरेशन की पावर कम होती जाती है। अब बात कर लेते हैं रीजनरेशन होता किस तरीके से, मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए नॉर्मल डेवलपमेंट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था, स्पेसिफिकेशन वाले लेक्चर में, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। और रीजनरेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है। और ये जो जैसे कि मान लीजिए एक जायगोट है, जायगोट से फॉर्मेशन होगी ब्लास्टुला की, ब्लास्टुला से फॉर्मेशन होगी गैस्ट्रुला की, और गैस्ट्रुला से फॉर्मेशन होगी कुछ ऑर्गन्स की। लेकिन ऑर्गन्स को बनाता कौन है? ऑर्गन्स को बनाने के लिए कुछ स्टेम सेल की फॉर्मेशन होती है, और ये स्टेम सेल भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड को बनाने वाले स्टेम सेल डिफरेंट होंगे, न्यूरॉन्स को बनाने वाले सेल डिफरेंट होंगे। तो ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन आ रहा है सेल्स में। पहले जो जायगोट वाला सेल्स था वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें से डिफरेंशिएशन हुआ तो ब्लास्टुला बना और गैस्ट्रुला बना, और गैस्ट्रुला के बाद डिफरेंशिएट होकर कुछ रेड सेल बन गए, कुछ फैट सेल बन गए, कुछ कार्डियक मसल बन गए, और फिर सबको मिलाकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता था डिफरेंशिएशन, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जा रहा था, या सिंपल सेल स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो उसको डिफरेंशिएशन बोला जा रहा था। और इसमें देखिए डिफरेंशिएशन में क्या क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है। एक टूटीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गया, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट हो गया, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल फिर यूनिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि जो टूटीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल होते हैं वो कुछ स्टेम सेल की ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो कुछ यूनिक स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल बनाने वाले जो स्टेम सेल होते हैं वो केवल रेड ब्लड सेल ही बनाएंगे, वो न्यूरॉन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल है वो इन सारे स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन आता जाता है, और फिर डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएटेड सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन में 3 वर्ड हैं, एक तो है डिफरेंशिएशन, दूसरा है डी डिफरेंशिएशन, और तीसरा है रीडिफरेंशिएशन। तो यही हम लोगों को समझना है, और हम लोग रीजनरेशन के बारे में फिर समझ सकते हैं क्या होता है। देखिए इन रीजनरेशन द डिफरेंशिएटेड सेल कैन डी डिफरेंशिएटेड एंड रीडिफरेंशिएटेड। यानी कि बात इसकी हो रही है जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं, यानी जो स्पेशल सेल हैं, उनमें पहले डी डिफरेंशिएशन आएगा, और फिर डी डिफरेंशिएशन से रीडिफरेंशिएशन आ जाएगा, और उसी को रीजनरेशन बोला जाएगा। तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब बात करते हैं डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब ये डिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि जो ह्यूमन के अंदर या किसी
यहाँ पे एग्जांपल ह्यूमन का लेते हैं। ह्यूमन के अंदर जो सारे के सारे सेल हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल हैं, क्योंकि वो स्पेशल सेल बन चुके हैं या डिफरेंशिएट हो चुके हैं। अब इनमें अगर कोई भी डैमेज आता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं रेड ब्लड सेल का, तो ह्यूमन के अंदर अगर रेड ब्लड सेल में डैमेज आ चुका है तो वो रिपेयर होंगे यानी नए बनेंगे। तो नए बनने के लिए वो जो रेड ब्लड सेल हैं वो खुद तो नए नहीं बनेंगे, वो क्या करेंगे, पहले अपनी पुरानी स्टेज में जाएंगे यानी स्टेम सेल की स्टेज में जाएंगे, और स्टेम सेल की स्टेज में जाकर वहाँ से फिर दोबारा रीजनरेट होंगे। तो उसमें होता क्या है, जो ये डिफरेंशिएटेड सेल हैं, जैसे कि मान लीजिए रेड ब्लड सेल हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो उनको दोबारा बनाने के लिए ये वापस जाएंगे किस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, स्टेम सेल वाली कंडीशन में। और इसी को बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएटेड सेल को वापस पहुंचा दिया गया कहाँ पर, डी डिफरेंशिएटेड सेल में, यानी डिफरेंशिएशन नहीं आया है उस कंडीशन में। तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक जाएंगे तो ये हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन, और फिर डी डिफरेंशिएशन में जाकर दोबारा से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हो जाएगा रीडिफरेंशिएशन। तो बस इतना होता है रीजनरेशन में। क्या होता है रीजनरेशन में, जो डिफरेंशिएटेड सेल की फॉर्मेशन हुई है, यानी किसी ह्यूमन के सारे सेल की फॉर्मेशन हो गई है, उनमें से अगर किसी में भी डैमेज आता है तो डैमेज के लिए, रिपेयर के लिए उन्हें वापस उस डेवलपमेंट की कंडीशन में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो पहले बन चुके हैं। यानी अगर रेड ब्लड सेल को बनाना है तो रेड ब्लड सेल को बनाने वाले जो स्टेम सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की कंडीशन में जाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम डी डिफरेंशिएशन, और फिर हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करेंगे, उसको बोलेंगे हम रीडिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब ये तो केस था ह्यूमन का, लेकिन अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में रीजनरेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस डी डिफरेंशिएटेड कंडीशन से वापस इस कंडीशन में भी पहुंच सकता है, टूटीपोटेंट कंडीशन में, तभी तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यानी उनमें रीजनरेशन पावर ज़्यादा पाई जाती है, वो अपना डी डिफरेंशिएशन यहाँ तक कर सकते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं डी डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो इस तरीके से डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरह की कैपेसिटी पाई जाती है रीजनरेशन की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, रीजनरेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनरेशन इज ए रीअवेकनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस, यानी रीजनरेशन जो है वो दोबारा से ही मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस की तरह ही होती है, बट इट डिफर फ्रॉम ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। लेकिन ये ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से डिफरेंट होती है। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल में डेवलपमेंट जो होता है उसको ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये उससे डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें जो रीजनरेशन होता है, वो जो सेल होते हैं वो प्लूरीपोटेंट नहीं होते हैं, यानी वो बाकी सारे स्टेम सेल की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, कुछ ही स्टेम सेल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए ये ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से डिफरेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, इन रीजनरेशन द डिफरेंशिएटेड सेल कैन डी डिफरेंशिएटेड एंड रीडिफरेंशिएटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाप्लेसिया। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि रीजनरेशन में होता क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट हो जाती है और फिर वो दोबारा रीडिफरेंशिएट हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाप्लेसिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि मेटाप्लेसिया क्या होता है। आगे बात करते हैं, एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज डिफरेंट इन स्पीसीज और टैक्सोनॉमिक ग्रुप। रीजनरेशन की जो एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होती है। एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज डिफरेंट इन द सेम स्पीसीज इंडिविजुअल, और सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में भी ये डिफरेंस आता है, यानी एक स्पीसीज का अगर इंडिविजुअल डिफरेंट हैं तो उन डिफरेंट इंडिविजुअल में रीजनरेशन की पावर भी डिफरेंट होगी, और जो रीजनरेशन की पावर है वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन एज इंक्रीज इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में जो न्यू इंडिविजुअल होंगे उनमें रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड इंडिविजुअल्स में, तो ये भी डिफरेंस पाया जाता है। और रीजनरेटिव पावर ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज आल्सो डिफरेंट, और अगर हम किसी एक इंडिविजुअल में डिफरेंट सेल्स की बात करें तो डिफरेंट सेल्स में भी रीजनरेशन की पावर डिफरेंट होती है। जैसे ब्लड सेल्स की बात करें तो उनमें डिफरेंट होगी, और न्यूरॉन्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रीजनरेशन के। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ रीजनरेशन या टाइप्स ऑफ रीजनरेशन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होते हैं, सेकंड मॉर्फोलेक्सिस टाइप के होते हैं, तीसरा एपिमॉर्फोसिव टाइप का होता है, और चौथा कंपेंसेटरी रीजनरेशन होता है।
तो रीजनरेशन के यहाँ पर 4 टाइप्स होते हैं, इनको वन बाई वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मोड ऑफ रीजनरेशन, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन के बारे में। तो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन क्या होता है? स्टेम सेल तो हम लोगों ने पता कर ही लिया था कि स्टेम सेल क्या होता है। एक स्टेम सेल स्पेशल सेल की फॉर्मेशन कर सकती है, जैसे कोई भी हेमेटोपोटिक स्टेम सेल है तो वो ब्लड की फॉर्मेशन कर सकती है, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे हेमेटोपोटिक स्टेम सेल से रेड ब्लड सेल की भी फॉर्मेशन हो जाती है, वाइट ब्लड सेल की भी फॉर्मेशन हो जाती है, और प्लेटलेट्स की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये वही है, स्टेम सेल अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो सर्टेन ऑर्गन और टिश्यू दैट हैव बीन लॉस्ट। यानी अगर कोई भी सेल की लॉस हो चुके हैं, जैसे ब्लड सेल लॉस हो चुके हैं, तो वो दोबारा से रिपेयर हो सकते हैं। किसके थ्रू? स्टेम सेल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंक्लूडिंग द रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम फॉलिकुलर स्टेम सेल्स इन द हेयर बल्ज एंड कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम हेमेटोपोटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो। तो ये वही बात है जो आपको अभी बताई थी पिछले थोड़ी पहले, कि जो ब्लड सेल्स हैं वो हेमेटोपोटिक स्टेम सेल से बन जाते हैं दोबारा से, या रीजनरेट होते रहते हैं। या हेयर की बात करें अगर हम, तो हेयर भी बनते रहते हैं और डैमेज होते रहते हैं। अब इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कि ओल्ड इंडिविजुअल जो होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, ओल्ड इंडिविजुअल, उनमें हेयर की जो रीजनरेशन पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए उनके हेयर आना बंद हो जाते हैं। लेकिन जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं उनमें हेयर डैमेज तो होते हैं, डेली हेयर टूटते रहते हैं, लेकिन रीजनरेट भी होते रहते हैं। तो इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं उनमें हेयर होते हैं, ओल्ड जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें हेयर लॉस होते रहते हैं। और वैसे ही ब्लड सेल्स की बात करें तो स्टेम सेल्स से नए ब्लड सेल्स डेली रीजनरेट होते रहते हैं और डेली ही डैमेज होते रहते हैं। तो इस तरीके का जो रीजनरेशन होता है वो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन कहलाया जाता है। जैसे कि कोई भी एक स्टेम सेल हो, वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हो सकता है। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में क्या होगा? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल यूनिपोटेंट स्टेम सेल की फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि ये कोई एक स्टेम सेल है, ब्लड को बनाने वाला हेमेटोपोटिक स्टेम सेल, तो वो या तो फॉर्मेशन कर देगा किसकी? रेड ब्लड सेल की, या फॉर्मेशन करेगा वाइट ब्लड सेल की, या फॉर्मेशन करेगा प्लेटलेट्स की। एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन ये डिफरेंट डायग्राम है। और फिर वो जो सेल हैं रेड ब्लड सेल, वो सारे डिवाइड करके रेड ब्लड सेल ही बनाएंगे, वो वाइट ब्लड सेल फिर नहीं बना सकते, तो वो यूनिपोटेंट हो गए, एक सिंगल तरीका ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ये तीनों तरह के बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेम सेल जो है उनमें रीजनरेशन की पावर होती है, वो चलती रहती है और वो डिफरेंट ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड, मॉर्फोलेक्सिस। अब मॉर्फोलेक्सिस नाम से ही पता चल रहा है, मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से जो भी देखा जाए, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। हेयर रीजनरेशन अकर थ्रू द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू, ट्रांसडिफरेंशिएशन एंड देयर इज लिटिल न्यू ग्रोथ। तो इसमें जो पावर होती है रीजनरेशन की, या टाइप्स होता है ये जो मॉर्फोलेक्सिस का रीजनरेशन का, ये क्या करता है? जैसे कि हम हाइड्रा से समझ लेते हैं, एक हाइड्रा है, हाइड्रा को अगर हम बीच से कट कर दें, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज कर दें, पहले मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी थी? इस तरीके की थी, अब हमने कट करके मॉर्फोलॉजी किस तरह की बना दी? एक तो इस फ्रेगमेंट की तरह बना दी, और दूसरा जो है वो इस तरीके से। तो हमने इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज कर दी। अब मॉर्फोलेक्सिस टाइप के रीजनरेशन में क्या होगा? ये वापस से मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी इसकी, यानी जो हाइड्रा हमने डैमेज किया था वो दोबारा से अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करके वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, यानी ट्रांस डिफरेंशिएशन आ चुका है इसमें। इसमें मॉर्फोलॉजी चेंज होती है और फिर वो दोबारा से ट्रांस डिफरेंशिएशन करके वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि थे, और फिर फॉर्मेशन हो जाती है कंप्लीट। तो मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में क्या होता है? इसमें हमें बस यही याद रखना है कि ट्रांस डिफरेंशिएशन होता है, रीपैटर्निंग हो जाती है एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ की दोबारा से। मतलब जैसा ये इंडिविजुअल था, इसमें से अगर हम किसी भी पार्ट को डैमेज कर दें या इस पार्ट को निकाल कर अलग कर दें, तो वो दोबारा से रीपैटर्न होकर वैसा ही बन जाएगा जैसा था, यानी ट्रांस डिफरेंशिएशन ले लेगा, मॉर्फोलॉजी चेंज कर देगा। तो ये मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन हो जाता है। अब मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको अगर हम ऊपर से भी कट कर दें, नीचे से भी कट कर दें, तो भी ये ऊपर भी बना लेगा और नीचे भी बना लेगा।
और फिर दोबारा से रीग्रोथ हो जाएगी। या फिर हम इसमें ग्राफ्टिंग करें, हम कोई भी एक हेड वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कट कर कर किसी दूसरे रिसेप्टर इंडिविजुअल में हम ग्राफ्ट कर दें, तो क्या करेगा, वहाँ पर भी ये इस तरीके से रीजनरेट हो जाएगा कि हेड का जो पोर्शन था वो दोबारा से 2 हेड की फॉर्मेशन कर लेगा। या फिर हम क्या करें, इसके जो हेड वाला जो पोर्शन है उसको बीच से कट कर दें, तो उसमें इस तरीके का रीजनरेशन पाया जाता है कि अब यहाँ पर 2 हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रा में। वैसे ही एग्जाम्पल है प्लेन एरिया का, तो उसमें भी मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन में क्या होगा, अगर हम प्लेन एरिया को बीच से कट करें, जैसे कि यहाँ पर ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, बीच से कट कर दिया, तो जो एंटीरियर वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर वाले पोर्शन को बना लेगा, पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है वो एंटीरियर वाले पोर्शन को बना लेगा। और अगर हम इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, तो 3 टुकड़े जो हो जाएंगे इसके, उसमें से जो एंटीरियर वाला है वो बाकी जो पोर्शन है उसको बना लेगा, जो मिडिल वाला है वो बाकी पोर्शन को बना लेगा, और जो लोअर वाला पोर्शन है वो अपर वाले पोर्शन को बना लेगा। तो इस तरीके का रीजनरेशन पाया जाता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। और लेकिन इसमें रीजनरेशन की जो पावर है वो फ्रेगमेंट पर डिपेंड करती है कि कितना फ्रेगमेंट कट किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीस कम कट किया है तो रीजनरेशन तो होगा, लेकिन कंप्लीट वैसा इंडिविजुअल नहीं बनेगा जैसा कि पहले था। तो यानी जो रीजनरेशन है वो डिपेंड करती है ग्रेडियंट कितना लिया जा रहा है रीजनरेट करने के लिए। अब ये ग्रेडियंट की बात जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन रीजनरेशन जो है ये मॉर्फोलैक्सिस टाइप का रीजनरेशन है हाइड्रा और प्लेन एरिया में, जो आपको एग्जाम्पल थे वो बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो रीजनरेशन है वो है एपीमॉर्फोसिस टाइप का। एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन में क्या होता है तो सेम वैसा ही मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन की तरह, लेकिन थोड़ा एपीमॉर्फोसिस टाइप का है। इन सम स्पीसीज एडल्ट स्ट्रक्चर कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म ए रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स दैट देन डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर। तो बात वही हो रही है, कोई भी डैमेज आएगा तो डी डिफरेंशिएशन होगा और फिर उसमें रीडिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे ब्लास्टेमा कहते हैं। बस ये डिफरेंस है एपीमॉर्फोसिस में कि इसमें आपको याद रखना है ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन होती रहती है, और ब्लास्टेमा क्या है, अनडिफरेंशिएटेड पार्ट है। यानी रीडिफरेंशिएशन की स्टेज क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन था, रीडिफरेंशिएशन था, उसके बीच में एक और स्टेज आ गई अनडिफरेंशिएशन स्टेज, यानी ये बिल्कुल ही डिफरेंशिएट है और इसको ब्लास्टेमा बोला जाता है। सच रीजनरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनरेटिंग एम्फीबियन लिम्ब्स। तो एम्फीबियन लिम्ब्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एम्फीबियन की लिम्ब्स को कट कर दिया गया। अब कट कर दिया गया तो कट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन यानी डैमेज करना। तो यहाँ से जब कट कर देंगे इसको, तो कट करने के बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर ये जो कुछ फॉर्मेशन हो रही है ये अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है या ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन हो रही है, और फिर वो ब्लास्टेमा जो है वो ग्रोथ कर करके वापस रीपैटर्निंग करेगा, यानी जो रीडिफरेंशिएशन होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जैसा हैंड था वैसा ही बन जाएगा। लेकिन कुछ डिफरेंस रहता है, कंप्लीट वैसा नहीं बनता है जैसा पहले डैमेज हुआ है। तो इस तरीके से एपीमॉर्फोसिस में होता क्या है, एपीमॉर्फोसिस में जो भी डैमेज आता है उसमें डैमेज होने के बाद डी डिफरेंशिएशन होता है, और डी डिफरेंशिएशन के बाद एक ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन हो जाती है। ब्लास्टेमा यानी ये जो रेड कलर में जो कैपिंग दिखाई दे रही है आपको, ये लिटिल ग्रोथ हुई है और फिर उसके बाद वो और ग्रोथ करके कंप्लीट ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये ब्लास्टेमा की स्टेज आ जाती है बीच में, ये आपको याद रखनी है एपीमॉर्फोसिस में। वैसे ही प्लेन एरिया में भी अगर कट करेंगे बीच से, तो उसमें बीच में यहाँ पे भी देखिए रेड कलर में ये जो ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन हो रही है एपीमॉर्फोसिस में। तो डिफरेंस क्या है एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस में, डिफरेंस यही है। एपीमॉर्फोसिस वाली जो कंडीशन है उसमें कट करेंगे तो बीच में ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन होगी और फिर रीडिफरेंशिएशन होगा। लेकिन मॉर्फोलैक्सिस में क्या होगा, मॉर्फोलैक्सिस में अगर कट करेंगे तो जो फ्रेगमेंट है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा, इसमें ब्लास्टेमा की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये एपीमॉर्फोसिस है। ये देखिए इस तरीके का ब्लास्टेमा होता है, ये रेड कलर का जो ये फॉर्मेशन हो गया तो ये ब्लास्टेमा है। आगे बात कर लेते हैं अब फोर्थ टाइप का जो
रीजनरेशन होते हैं, कंपेंसेटरी रीजनरेशन। कंपेंसेटरी रीजनरेशन में क्या है, जैसे कि हम अपने मैमल्स के लीवर की बात करें या ह्यूमन के लीवर की बात करें, तो ह्यूमन के लीवर को अगर कट कर दिया जाए, ह्यूमन का लीवर अगर डैमेज हो जाए और उसको कट कर दिया जाए, तो कट करने के बाद जो लीवर है वो दोबारा से डिवाइड नहीं करता है, बल्कि डिवाइड होने की बजाय वो ग्रोथ कर लेता है। यानी अगर कोई लीवर है, लीवर का जो साइज है वो साइज अगर हम लोगों ने मान लीजिए आधा डैमेज हो चुका है तो उसको उतना कट कर दिया डैमेज पार्ट को, तो डैमेज पार्ट जो है वो दोबारा से डिवाइड नहीं होगा। यानी ये जो लीवर है वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ग्रो कर लेंगे साइज में, तो लीवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, लीवर डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके का जो रीजनरेशन होता है वो कंपेंसेटरी रीजनरेशन होता है। Here the differentiated cell divide but maintain their differentiated function. The new cell do not come from stem cell. यानी ये जो रीजनरेशन हो रहा है इसमें रीजनरेशन में स्टेम सेल की स्टेज पे नहीं जाता है ये रीजनरेशन, nor they come from the differentiation of the adult cell. Each cell produce cell similar to itself, no mass of undifferentiated tissue form. undifferentiated mass भी नहीं बन रहा है, यानी ब्लास्टीमा की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही है। This type of regeneration is characteristics of mammalian liver. तो इस तरीके का रीजनरेशन जिसमें कि सेल डैमेज अगर हो चुके हैं या ऑर्गन डैमेज हो चुका है वो अपना साइज इंक्रीज कर ले ताकि लोड ना पड़े और बाकी वर्क कंप्लीट होता रहे जो फंक्शन करता है। जैसे लीवर है, लीवर जो फंक्शन कर रहा है वो आधा अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए वो उसका साइज इंक्रीज कर लेगा ताकि जितना वर्क पहले होता था बाद में भी उतना ही वर्क होता रहे। तो उस तरीके का जो रीजनरेशन होता है वो कंपेंसेटरी रीजनरेशन होता है। कंपेंसेटरी रीजनरेशन में क्या होता है, एक सेल जो होता है वो डिवाइड होकर अपना साइज इंक्रीज कर लेगा ऑर्गन का। तो इस तरीके का रीजनरेशन कंपेंसेटरी रीजनरेशन होता है। अब बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम में इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में रीजनरेटिव एबिलिटी किस एनिमल में कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो फाइलम प्रोटोजोआ की बात करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, जैसे कि सीलिएट्स की बात करें, स्टेंटर, स्पायरोस्टोमियम और एसिटिपुलेरिया, इनमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। फाइलम सीलेंट्रेटा की बात करें तो फाइलम सीलेंट्रेटा में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है और रीजनरेशन की जो फिनोमिना है उसको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट ही इस फाइलम में किया था। हाइड्रा में देखा था सबसे पहले ट्रेम्बले ने इन 1740 में। तो इनमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, द रिलेटिव रीजनरेशन कैपेसिटी अमंग। और अगर हम इसमें पॉलीप्लॉइड और मेडूसा फॉर्म की बात करें, आप लोगों को पता होगा कि सीलेंट्रेट्स में कुछ एनिमल होते हैं वो पॉलीप्लॉइड होते हैं और कुछ होते हैं वो मेडूसा फॉर्म में होते हैं। तो पॉलीप्लॉइड में ज़्यादा पाई जाती है रीजनरेशन की पावर एज कम्पेयर टू मेडूसा फॉर्म में। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज की बात करें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज में जो क्लास टर्बुलेरिया है जिसमें प्लेनेरिया पाए जाते हैं उनमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल लाइफ जीते हैं। बाकी जो एनिमल हैं वो एंडोपैरासाइटिक लाइफ जीते हैं, तो एंडोपैरासाइटिक होते हैं तो इसलिए उनमें रीजनरेशन की पावर कम होती है। आगे बात करते हैं फाइलम हेस्केहेल्मिंथीज की। तो हेस्केहेल्मिंथीज में रीजनरेशन की पावर पुअर होती है, क्योंकि ये जो लाइफ होती है इनकी वो एंडोपैरासाइटिक लाइफ होती है, इस वजह से इनमें रीजनरेशन की पावर कम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। ये अपने सरफेस पे जो डैमेज आता है उनको रीजनरेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की। तो एनेलिडा में जो क्लास होती है पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा, उन क्लासेस में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। जैसे कि अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म को अगर एंटीरियर सेगमेंट से कट कर दें या पोस्टीरियर सेगमेंट से कट कर दें तो उनका एंटीरियर सेगमेंट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और पोस्टीरियर सेगमेंट भी दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। मेंबर ऑफ क्लास हिडोडिनिया की बात करें जिसमें कि लीच आते हैं, तो लीच में रीजनरेशन की पावर जो है वो थोड़ी कम होती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में स्पाइडर, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, लार्वा, इनमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, लेकिन ये केवल अपने लिम्ब को ही रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन इज फास्टर इन यंग देन इन एडल्ट। जो यंग होते हैं उनमें रीजनरेशन फास्टर होता है, एडल्ट में रीजनरेशन थोड़ा स्लो होता है। रीजनरेटेड पार्ट में नॉट ऑलवेज बी सिमिलर टू द लॉस्ट पार्ट। जो रीजनरेटेड पार्ट होते हैं वो लॉस्ट पार्ट से सिमिलरिटी नहीं शो करते हैं, वो कुछ डिफरेंट तरह के रीजनरेट होते हैं। द टाइप ऑफ रीजनरेशन इज कॉल्ड हेट्रोमॉर्फोसिस। और इस तरीके का जो रीजनरेशन होता है जिसमें रीजनरेशन सिमिलर तरीके की
लॉस्ट पार्ट का नहीं होता है उसको हेट्रोमॉर्फोसिस बोला जाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा के फाइलम में पाया जाता है। फाइलम मोलस्का की बात करें तो सम मोलस्का कैन रीजनरेट ओनली द आई एंड हेड। मोलस्का के जो एनिमल होते हैं वो केवल अपनी आइज और हेड को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन स्क्विड की बात की जाए तो स्क्विड अपने आर्म्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। फाइलम इकानोडर्मेटा की बात करें तो फाइलम इकानोडर्मेटा में स्टारफिश आते हैं, ब्रिटल स्टार आते हैं और सी लिली आते हैं। इनमें ऑटोटोमी फीचर पाया जाता है, रीजनरेशन का ही एक फीचर है ऑटोटोमी। ऑटोटोमी में क्या होता है, एनिमल को कभी प्रीडेटर पकड़ लेता है या कैच कर लेता है, जैसे कि मान लीजिए स्टारफिश है। स्टारफिश की जो आर्म होती हैं, आर्म को कभी कभी प्रीडेटर पकड़ लेते हैं, तो स्टारफिश क्या करते हैं, अपने आर्म्स को खुद ही कट कर कर वहाँ से भाग जाते हैं या निकल जाते हैं। तो प्रीडेटर से बचने के लिए इस तरीके का फिनोमेना या प्रोसेस अपनाया जाता है जिसे ऑटोटोमी बोलते हैं। ये फाइलम इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। दे कैन रीजनरेट आर्म एंड अदर पार्ट्स। तो ये इस तरीके से अपने आर्म और अदर पार्ट यानी सेंट्रल डिस्क को रीजनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो वर्टिब्रेट्स में फिशेस में रीजनरेशन की पावर थोड़ी कम पाई जाती है, लेकिन लैम्प्रे में रीजनरेशन की पावर होती है, वो अपने लॉस्ट टेल को रीजनरेट कर सकते हैं। सम फिशेस हैव एबिलिटी टू रीजनरेट पार्ट ऑफ इट्स फिन्स। और कुछ जो फिश होती हैं वो अपने फिन्स को भी रीजनरेट कर सकती हैं। लेकिन एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन में रीजनरेशन की पावर ज़्यादा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर जो होती है एम्फीबियन में वो यूरोडेल एम्फीबियंस में पाई जाती है, जिसमें कि सैलामेंडर्स, न्यूट्स और एक्सोलोटल लार्वा आते हैं। दे कैन रीजनरेट लिम्स, टेल्स, एक्सटर्नल गिल्स, जॉ, पार्ट ऑफ आई लाइक लेंस एंड रेटिना। ये इन सब को रीजनरेट कर सकते हैं। टेल एंड लिम्ब रीजनरेशन इज फाउंड इन द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स। फ्रॉग एंड टोड्स में टेल और लिम्ब का रीजनरेशन भी पाया जाता है लार्वल स्टेज पे। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में फिर से वही ऑटोटोमी वाली जो प्रोसेस है वो पाई जाती है। व्हेन थ्रेटन्ड, अब ये आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि एक लिजार्ड है, घर हाउस पे भी आप लोगों ने देखा होगा, लिजार्ड की जो टेल होती है उसको अगर कोई पकड़ ले तो लिजार्ड अपनी टेल कट कर कर खुद भाग जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद जो उसकी टेल है वो दोबारा से रीग्रोथ हो जाती है या रीजनरेट हो जाती है। लेकिन जो रीजनरेशन होता है उसमें टेल का, वो वैसा नहीं होता है जैसा कि वो पहले था, यानी दोबारा से उसमें उस तरीके की फॉर्मेशन नहीं हो पाती जैसी कट की गई थी। तो ये रेप्टाइल्स में पाया जाता है। और बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में केवल उनके बीक्स में ही रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, बाकी रीजनरेशन नहीं होता है। मैमल्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि मैमल्स में रीजनरेशन जो है वो केवल टिश्यू लेवल का होता है, उनमें जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनमें ही रीजनरेशन हो सकता है। या अगर हम बात करें स्किन में तो स्किन डेली बनती रहती है और डैमेज होती रहती है। और हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन में जो हड्डियां हैं वो भी टूटती रहती हैं और वो रीजनरेट होती रहती हैं। लीवर की बात हम लोग कर ही चुके थे कि लीवर में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, और किडनी में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। किडनी अगर एक डैमेज हो जाती है तो उसको रिमूव करने के बाद जो दूसरी किडनी है वो अपना साइज इंक्रीज कर देगी, लार्ज हो जाएगी, और फिर वो लार्ज होने के बाद जैसे एक दो किडनियां वर्क कर रही थी वैसे ही एक सिंगल किडनी पूरा कंप्लीट वर्क कर दे। इस तरह के रीजनरेशन को कंपनसेटरी रीजनरेशन बोला जाता है। ये फोर्थ टाइप है रीजनरेशन का, ये हम लोग पढ़ ही चुके थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।